नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एडू वॉरियर्स पर। आज मैं आप सभी लोगों के लिए यूपीपीएससी आयोग की पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के लिए प्रैक्टिस सेट 7 लेकर आई हूं, जिसमें मैंने सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया है जो भी प्रीवियस ईयर्स में अभी तक प्रश्न पूछे गए हैं। इससे पहले भी मैंने कई वीडियोस कवर करवाए हैं। यदि आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक प्रोवाइड कर दिया मैंने, वहाँ से जाके आप वो वीडियोस देख सकते हैं। इसके साथ साथ ही आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव जो चीज़ें हैं डिटेल्स मिलती रहेगी और डेली नोटिफिकेशन भी मिलेगा। तो इसीलिए आप हमारा टेलीग्राम लिंक भी ज्वाइन कर लीजिए, जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है आपको। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। इस सीरीज़ का पहला क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी हटाओ रखा गया था? ए 5वीं पंचवर्षीय योजना, बी 6वीं पंचवर्षीय योजना, सी 4थी पंचवर्षीय योजना या फिर डी 7वीं पंचवर्षीय योजना। यह प्रश्न काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तो जिसका भी मुख्य उद्देश्य रखा गया था वह आपकी 5वीं पंचवर्षीय योजना थी। आप इसको छठी मत लगाइएगा, 5वीं पंचवर्षीय योजना का ही लक्ष्य रखा गया था कि गरीबी हटाओ। चलिए इसकी डिटेल पढ़ते हैं। 5वीं पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड जो है वह 1974 से 1989 तक है। 1979 का मुख्य उद्देश्य गरीबी हटाओ था। पहली बार गरीबी उन्मूलन का विशेष जोर दिया गया। इस योजना में विकास का लक्ष्य 4.4% था और सफलतापूर्वक 4.8% जो है ना वार्षिक वृद्धि से इसको प्राप्त की गई थी। चलिए अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र में एक टिकाऊ जैव समूह कहलाता है? ए इकोटोन, बी सक्सेशन या फिर सी क्लाइमैक्स या फिर डी सेरल। अब देखिए इन चारों में से आपने एक का नाम जरूर सुना होगा कि इकोटोन तो पारिस्थितिकी तंत्र में पढ़ा होगा, लेकिन जो 3 ऑप्शंस हैं वह आपको कंफ्यूज कर रहे होंगे। जैसे कि आप लोग को मूवी में क्लाइमैक्स या सीरीज़ में क्लाइमैक्स आपको पसंद आता है कि उसका क्लाइमैक्स अच्छा है या बुरा है, इस तरह से आप लोग ये प्रश्न का भी उत्तर याद कर सकते हैं। इसका ऑप्शन नंबर जो सी है क्लाइमैक्स, यह उसका उत्तर है। यह पारिस्थितिकी तंत्र में एक टिकाऊ जैव समूह कहलाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, चलिए इसकी पहले व्याख्या कर लेते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में एक टिकाऊ जैव समूह क्लाइमैक्स कहलाता है। पारिस्थितिकी तंत्र एक प्राकृतिक इकाई है जिसमें एक क्षेत्र विशेष के सभी जीवधारी अर्थात पौधे, जानवर और अणु जीव शामिल हैं, जो कि अपने अजैव पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया करके एक संपूर्ण इकाई बनाते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप दोबारा पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित देशों में किसने मुसलमानों की जनसंख्या सबसे अधिक है? ए बांग्लादेश, बी इंडोनेशिया, सी पाकिस्तान या फिर डी ईरान। तो इस प्रश्न में शायद आप लोग कंफ्यूज हो, क्योंकि इसमें जो भी नाम दिए हैं उस नाम के अकॉर्डिंग हो सकता है आप लोग पाकिस्तान लगा के आएँ या फिर ईरान लगा के आएँ, जबकि जो मुसलमानों की सबसे सर्वाधिक जनसंख्या है वह आपके इंडोनेशिया में है। आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए इसकी व्याख्या पढ़ते हैं। इंडोनेशिया दक्षिण पूर्व एशिया और ओशनिया में स्थित एक विशाल देश है। इसकी जनसंख्या लगभग 40 करोड़ है और यह दुनिया का चौथा सबसे अधिक आबादी वाला और दुनिया में सर्वाधिक मुस्लिम आबादी वाला देश है। ये चीज़ आप याद रखिए कि दुनिया में चौथे नंबर पे आता आबादी के नाम पर और मुस्लिम आबादी में यह प्रथम स्थान पर है। इसकी राजधानी जकार्ता, जबकि ये जकार्ता अब बदल गई है। मुद्रा रुपया है और ईरान की राजधानी तेहरान है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका। ये सारे फैक्ट आपको पता ही होंगे। अगला प्रश्न है, 2001 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में कौन भारत का सर्वाधिक घना बसा राज्य है, जिसकी सबसे ज़्यादा डेंसिटी है? ए बिहार, बी केरल, सी पश्चिम बंगाल या फिर डी उत्तर प्रदेश। तो फ्रेंड्स इस जो क्वेश्चन आपको पूछा है इसके ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है सबसे घना हुआ जो राज्य है वह आपका पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है। पॉपुलेशन के साथ साथ वहाँ पे जो स्क्वायर फीट है बहुत अधिक लोग हैं। ठीक है, तो इसी तरह से वह बहुत घना बसा हुआ। चलिए इसकी व्याख्या आपको पढ़ाते हैं कि जनगणना 2001 के अनुसार सबसे घना बसा राज्य पश्चिम बंगाल था। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य भारत का सबसे घना बसा राज्य। अब देखिए ये चीज़ आप कंफ्यूज कर सकती है, ये 2001 के अनुसार इन्होंने पूछा था इसीलिए पश्चिम बंगाल है, और जबकि 2011 जनगणना के अनुसार सबसे जो घना राज्य है वह बिहार राज्य है तथा सबसे कम घना बसा राज्य अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश में जो है ना स्क्वायर फीट सिर्फ 17 लोग हैं एक स्क्वायर फीट में, तो सिर्फ 17 लोग हैं, यानी कि दूर दूर तक आसपास वहाँ कोई दिखता ही नहीं है।
केंद्र शासित प्रदेशों में 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक घना बसा केंद्र शासित राज्य दिल्ली है और सबसे कम घना बसा केंद्र शासित राज्य अंडमान है। अंडमान देखिए, वहाँ पे बहुत सारी जनजातियाँ भी पाई जाती है, सेंटिलीज वगैरह आपने सुना होगा, तो वहाँ पर जो है बहुत ही कम पॉपुलेशन पाई जाती है, सबसे कम डेंसिटी है वहाँ पे। लेकिन अगर केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली ही उतना ज़्यादा डेंसिटी में, अब देखिए कहीं भी आसपास के जो भी राज्य हैं या फिर जो भी विद्यार्थी हैं, सभी लोग दिल्ली के लिए भागते, चाहे वो रोजगार के लिए हो या पढ़ाई के लिए हो। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की एक रिपोर्ट के अनुसार एक भूरे रंग की धुंध अथवा एशियाई भूरे रंग का बादल जो एशिया 10 मिलियन वर्ग किलोमीटर आकाश पर आच्छादित है, तबाही मचा सकता है। ए, वर्षा के रूप में, बी, अनाज उत्पादन में, सी, मानवीय स्वास्थ्य के क्षेत्र में, या फिर डी, उपर्युक्त तीनों में। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर जो डी है आपका, वह सही हो जाता है कि वर्षा के रूप में भी, अनाज उत्पादन में भी और मानवीय स्वास्थ्य के क्षेत्रों में। चलिए इसकी व्याख्या पढ़ते हैं कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की एक रिपोर्ट के अनुसार एक भूरे रंग की जो धुंध है या एशियाई भूरे रंग का बादल जो एशिया के 10 मिलियन वर्ग किलोमीटर आकाश पर आच्छादित है, वर्षा के रूप में, अनाज के रूप में और मानवीय स्वास्थ्य के क्षेत्र में तबाही मचा सकता है। अब ये जिसको आप लोग देखते हैं कि रिपोर्ट्स भी आती है AQI की, तो उसमें आप देखते दिल्ली है या फिर दिल्ली के आसपास के जो NCR रीजन में, वहाँ की वायु जो है गुणवत्ता बहुत दूषित है। वहाँ पे आप जो सांस लेते हो, वहाँ पे आप प्रॉपर शुद्ध सांस नहीं लेते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की जो स्थापना है वह 1972 में की गई थी। इसका मुख्यालय केन्या में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? ए, हैम्बर्ग के सामने एल्ब नदी, अब कुछ ये दिए हुए देश, उनके सामने नदियाँ दी हुई हैं, क्या ये सही है कि जो भी नदियाँ दी हुई हैं किसके सामने है? बेलग्रेड के सामने सीन नदी और कीव। आजकल आप कीव नाम से बहुत अच्छे से परिचित होंगे क्योंकि यूक्रेन की राजधानी है कीव, और यहाँ पे आप देख रहे हो कि रशिया ने कीव पर कब्जा करने के लिए कई सारे वहाँ पे अटैक किए हैं। तो अब ये जब इतना हाईलाइट है तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि कीव किस नदी के किनारे है और लाहौर क्या सतलज नदी के किनारे है। अब इसमें से कौन सा सुमेलित है आपको ये बताना है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो ए है, हैम्बर्ग, हैम्बर्ग शहर एल्ब नदी के किनारे स्थित है। बाकी तीनों ही ये गलत हैं। चलिए इनके बारे में व्याख्या करते हैं। हैम्बर्ग जर्मनी का एक शहर है जो एल्ब नदी के किनारे स्थित है। बेलग्रेड सर्बिया की राजधानी। अब ये देखिए दोनों ही चीज़ें लिखी कि बेलग्रेड सर्बिया की राजधानी और ये सबसे बड़ा शहर है इसका, ये साबा और डेन्यूब नदी के किनारे है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। अगला है कि कीव यूक्रेन की राजधानी है जो नीपर नदी के किनारे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है आज के टाइम पे क्योंकि बहुत ज़्यादा चर्चित है इस टाइम। कीव हुआ, यूक्रेन हुआ, रसिया हुआ, इनसे क्वेश्चन आपके बहुत ज़्यादा बनेंगे। तो इसीलिए आप इस नदी का ज़रूर, नीपर नदी को याद रखिए कि कीव जो है वह नीपर नदी के किनारे स्थित है और लाहौर रावी नदी के किनारे स्थित है। हालांकि आप लोग को ये चीज़ भले ही भूल गए, सतलज नहीं है। रावी कैसे? क्योंकि जब हमारा अधिवेशन हुआ था, कांग्रेस अधिवेशन, जहाँ पे पहली बार झंडा फहराया गया था, तो वह लाहौर के किनारे हुआ था और रावी नदी के तट पर हुआ था। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है 37 की आपको सूची दी हुई है, एक सूची और दो सूची, इन दोनों को मैच करना है। अब ये कुछ द्वीप दिए हुए हैं और इनकी स्थिति क्या है। अब वेयंत, शयोधर, पिरम, द्वारिका या दीप, और इनके सामने काठियावाड़ तट है, अरब सागर तट है, कच्छ की खाड़ी है, खंबात की खाड़ी है, ये चारों ही दिए हुए हैं। तो आपको ये ढूंढना है कि ये कहाँ पर द्वीप स्थित है। अब यदि आपको इसमें से ये पता है कि दीव या द्वारिका जो है वह किस के तट पर है, तो आप तब भी आपका प्रश्न आसान हो जाता है। अब जो दीव है आपका वह अरब सागर पे के तट पे इस तरह से बना हुआ है, तो यहाँ पर है हमारा अरब सागर, तो यहीं पर हमारा दीव है। तो दीव हमारा अरब सागर में, तो आपका डी का 2 मिल जाता। अब देखिए डी का 2 कहीं पर स्थित है क्या? आपका ऑप्शन नंबर जो डी है वह आपका सही हो जाएगा क्योंकि डी का 2 सिर्फ एक में ही मैच कर रहा है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। अब इसमें और भी मैच करते हैं। द्वारिका जो है वह काठियावाड़ तट से के किनारे है और पिरम जो है वह आपका कच्छ की खाड़ी पे है, और इसी तरह से आपका जो बेयंत शैवधार है वह खंबात की खाड़ी पर। तो ये चारों ही मैच हो गए हैं। चलिए इसको देखते हैं। बेयंत शैवधार खंबात की खाड़ी में है, पिरम कच्छ की खाड़ी में है और द्वारिका काठियावाड़ तट पर है। इसी तरह से जो डी आपका दीव है वह अरब सागर के तट पर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में
कौन सा सही सुमेलित है? ए आर्द्र शीत ऋतु, शुष्क ग्रीष्म ऋतु इटली, वर्ष भर आर्द्र सूडान, या फिर सी आर्द्र ग्रीष्म ऋतु शुष्क शीत ऋतु ईरान, या फिर डी है वर्ष भर शुष्क जो कि चिली। अब इसमें से ये बताइए कि इसमें से कौन सा सही सुमेलित है? तो जो आपका ऑप्शन नंबर ए है वह बिल्कुल ही सही है। इटली की जो जलवायु है आर्द्र शीत ऋतु और शुष्क ग्रीष्म ऋतु का वहाँ पे जलवायु रहती है, इसीलिए इटली वाला आपका ऑप्शन एकदम सही, बाकी तीनों ही गलत है। चलिए इसकी व्याख्या पढ़ते हैं। इटली को यूरोप का भारत कहा जाता है। ये प्रश्न आप याद रखिएगा कि इटली को यूरोप का भारत कहा जाता है। भारत के ऋतुओं की तरह इटली में भी आर्द्र शीत ऋतु व शुष्क ग्रीष्म ऋतु होता है। यूरोप के अन्य देशों की अपेक्षा इटली में कृषि की उपज अधिक है। अब ये चीज़ आप याद रखिए कि इटली में जो है वह कृषि की उपज भी अधिक है और ये यूरोप में भारत की तरह ही इसको जाना जाता है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ की रिपोर्ट के अनुसार निम्न में से कौन सा देश जन स्वास्थ्य पर सबसे कम खर्च करता है? जन स्वास्थ्य पे मतलब मेडिकल पे सबसे कम खर्च करने वाला कौन सा देश है? ए चीन, बी नेपाल, सी भारत, या डी बांग्लादेश। अब ये संयुक्त राष्ट्र संघ की रिपोर्ट के अनुसार जो सबसे कम खर्च करने वाला मेडिकल पे वह आपका बांग्लादेश है। आप लोग अपने भारत को मत समझ लिए, क्योंकि हर चीज़ में भारत की बुराई मत करिए। भारत हर चीज़ में अब अच्छा हो गया, चाहे वो डिफेंस सेक्टर में हो, चाहे वो मेडिकल में हो। जब से कोविड टाइम आया है तब से भारत ने सीख लिया है कि मेडिकल में पैसा अच्छा खासा इन्वेस्ट करके मेडिकल की सुविधाओं को अच्छा बनाना है। इसी तरह से चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन में हो, हर तरह से भारत अब धीरे धीरे इंडिपेंडेंट बढ़ता जाना है। चलिए इसकी व्याख्या पढ़ते हैं। प्रश्नकाल में संयुक्त राष्ट्र संघ की रिपोर्ट के अनुसार बांग्लादेश जन स्वास्थ्य पर सबसे कम खर्च करता है तथा जबकि वर्तमान में भारत जन स्वास्थ्य पर सबसे कम खर्च करता है। हालांकि ये डेटा गलत हो गया है, क्योंकि ये प्रश्न जो है पहले के अकॉर्डिंग सही था, लेकिन अभी जन स्वास्थ्य पर ठीक ठाक खर्च करता है भारत। संयुक्त राष्ट्र अथवा यूनाइटेड नेशन का नाम अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट द्वारा प्रदान किया गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। डेट याद कर लीजिए, 24 अक्टूबर को ही संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों की संख्या 193, ये भी प्रश्न पूछा गया पीसीएस में, और 2 पर्यवेक्षक देश हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? ए रामागुंडम उर्वरक, बी चितरंजन लोकोमोटिव, सी कोरवा एल्यूमिनियम, या फिर डी पिंपरी कीटनाशक। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर जो डी है वह सही हो जाता है। जो पिंपरी है वह कीटनाशक से संबंधित नहीं है। बाकी तीनों ही आपके मैच कर रहे हैं। कोरवा एल्यूमिनियम से है, चितरंजन लोकोमोटिव से है, और रामागुंडम उर्वरक से है। चलिए इस प्रश्न की व्याख्या पढ़ते हैं। ये देखिए चारों ही मैच है। अब पिंपरी जो है वह हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड यानी औषधि निर्माण के लिए फेमस है। ठीक है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है। नदी दी हुई है और उनको उनकी सहायक नदियों से मैच करना है। अब गंगा के सामने भीमा दी हुई है, गोदावरी, केन, कृष्णा, मंजरा, यमुना, सोन। अब इसमें किसकी किसकी सहायक नदी है आपको उसको मैच करना है। अब इस तरह के प्रश्न सॉल्व करने से पहले आप किसी भी जो भी आपको इजी लगे इन चारों में उसको आप सबसे पहले मैच करिए। अब देखिए गंगा की जो है वह कौन सी है, आप उसको मैच करिए। गंगा की जो सहायक नदी वह सोन नदी है। ठीक है, तो देखिए ए का 4 है किसी में, तो ए का 4 जो है वह आपका ऑप्शन 2 में है। उसके बाद मैच करिए यमुना को, गंगा और यमुना। यमुना का सोन हो गया और जो यमुना है उसकी मैचिंग होगी केन से। तो देखिए डी का 2 है किसी में, डी का 2 इसमें है और इसमें है, सी और डी में है। इसी तरह से ए का 4 किसमें किसमें है, ए का 4 आपका डी में है और ए में है। लेकिन ये तो आपका कट हो जाते हैं ये दोनों ही, तो और आपका ये भी कट हो जाता है। अब यानी आपका ऑप्शन नंबर जो डी है वह मिल गया। अब देखिए आपने सिर्फ 2 को ही देखा और 2 में ही आपका आंसर हो गया। इससे पहले अगर आपको 1 पता था तो आप कन्फ्यूज़ करते। अब बी का 3 हो जाएगा। जो गोदावरी है वह मंजरा है उसकी सहायक नदी, और कृष्णा की भीमा है सहायक नदी। ये देखिए सारी मैच है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों को उनके राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। नीचे दिए गए कूट से ही उत्तर चुनिए। एक अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम। और ये सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं कि 2 1 3 4, 1 2 3 4, 4 3 2 1 या फिर 3 4 1 2।
तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का जो उत्तर है वह इसमें ऑप्शन इन्होंने सही नहीं दिया हुआ है, लेकिन इसमें अलग से इन्होंने डिटेल दी हुई कि अरुणाचल प्रदेश है उसमें राष्ट्रीय राजमार्ग की जो है ना 2537 किलोमीटर है, नागालैंड में 1548 किलोमीटर है, मिजोरम में 1423 किलोमीटर और सिक्किम में 463 है। यानी कि सबसे ज़्यादा अगर आप इसको सीक्वेंस वाइज लगाएंगे सबसे ज़्यादा अरुणाचल प्रदेश में है, नागालैंड है, मिजोरम है और सिक्किम। देखिए क्या ऐसा कोई ऑप्शन आपको मिल रहा है 1-3 से? ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है, इसीलिए इसका उत्तर ऑप्शन वाइज नहीं, आप इसको चेक कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, भारत का कोयले को संचालित करने वाला 12वां प्रमुख पत्तन विकसित हो रहा है। ए विशाखापत्तनम के समीप, बी काकीनाडा के समीप, सी पारादीप के समीप या फिर डी चेन्नई के समीप। तो जो आपका ऑप्शन डी है, चेन्नई के समीप 12वां प्रमुख पत्तन विकसित हो रहा है जो कि कोयले को संचालित करेगा। तो जो आपका तमिलनाडु में चेन्नई है वहाँ पर 12वां पत्तन बन रहा है। चलिए इसकी डिटेल पढ़ते हैं कि तमिलनाडु में बंगाल की खाड़ी के तट पर चेन्नई के निकट स्थित एन्नोर भारत का 12वां बंदरगाह। ये नाम आप याद कर लीजिएगा कि एन्नोर जो है वह चेन्नई में है तमिलनाडु में, और ये 12वां बंदरगाह, इनकी इसका नंबर आप याद कर रखिएगा, जहाँ से कोयले का संचालन होता है। एन्नोर देश का प्रथम निगमित एवं सैटेलाइट बंदरगाह। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप बाकी कोई चीज़ें भले ही ना याद रखें लेकिन इस लाइन को आप ज़रूर याद रखिएगा कि एन्नोर देश का प्रथम निगमित है कॉरपोरेट, ठीक है, प्रथम कॉरपोरेट एवं सैटेलाइट बंदरगाह है। जबकि पारादीप बंदरगाह उड़ीसा में, काकीनाडा गुजरात में और विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में स्थित है। देश का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? विशाखापत्तनम है। ठीक है, ये सारे फैक्ट आप याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, मार्जार रोदन कैट फ्राई समष्टि उत्पन्न होता है। 1 विटामिन डी की कमी से, 2 पाँचवें गुणसूत्र के विफथन से या फिर 3 एक्स किरणों के प्रभाव से। अब ये एक कैट फ्राई है जो कि इसका रीज़न पूछ रहा है कि ये कैसे उत्पन्न होता है। तो इसका जो सही उत्तर है, क्या इसमें से एक सही है, एक दो सही है, केवल दो सही है, केवल एक सही है या फिर 2 और 3 सही है? तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि केवल जो 2 है वह आपका सही हो जाता है कि 5वें गुणसूत्र के विफथन से ये जो बीमारी है ये उत्पन्न होती है। चलिए इसकी डिटेल व्याख्या पढ़ते हैं कि मार्जर रोदन कैट फ्राई 5वें गुणसूत्र के विफथन से उत्पन्न होता है। इस सिंड्रोम की खोज फ्रांस में 1963 में दिवंगत लेजेने की अगुवाई वाली एक टीम ने की थी। इस रोग से पीड़ित बच्चे बिल्ली की तरह होते हैं। इसे 5P- सिंड्रोम भी कहा जाता है। इस रोग के कारण व्यक्ति में बौद्धिक अक्षमता, देरी से विकास, छोटे सिर का आकार, कम का वजन और कमज़ोर मांसपेशियाँ। तो ये जो ये सिंड्रोम है ये बच्चों में होता है और बच्चों को बिल्ली की तरह जैसे रोते हैं, जैसे बिल्ली रोती वैसे ही बच्चे का रोना बिल्ली की तरह हो जाता है और इसको 5P- सिंड्रोम भी कहा जाता है। ये सारे फैक्ट आप याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि इनको सम्मिलित करना है, कुछ रोग दिए हुए हैं और ये किसकी वजह से होते हैं, उनसे आपको मैच करना है। मलेरिया दिया हुआ है, क्यूलेक्स, कालाजार, एनाफेलीज या डेंगू, सैंड फ्लाई या इंसेफेलाइटिस, चीता मच्छर। तो इसको मैच करते हैं। अब देखिए मलेरिया आप सभी लोगों को पता होगा कि एनाफेलीज जो होती है मक्खी उसके मच्छर के द्वारा होती है। तो आपका एक का बी देखिए मैच हो रहा है कहीं पर। तो फ्रेंड्स इसमें चारों ऑप्शन में ही ये शो नहीं हो रहा है कि मलेरिया जो एनाफिलीज से होता है, एक का भी किसी में भी नहीं, यानी कि इसके ऑप्शन सारे ही गलत हैं। ठीक है, और कालाजार जो है एक बार फिर भी इसका उत्तर चेक कर लेते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी बता रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी किसके अकॉर्डिंग, जो मलेरिया है वह एनाफिलीज, यानी ऑप्शन इसके गलत है। अब देखिए इसमें एनाफिलीज बी को बताया गया लेकिन इसमें ए का 4 लगाए चीता मच्छर, तो ये गलत हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन सारे गलत हैं। चलिए इसको ऐसे ही चेक करते हैं। तो जो 2 कालाजार है वह आपका सैंड फ्लाई से होता है और डेंगू चीता मच्छर यानी टाइगर मच्छर से होता है और इंसेफेलाइटिस क्यूलेक्स के द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, कथन और कारण दिए हैं, आपको बताना है कि क्या ये सही है। स्तनियों में श्वसन के लिए होमोग्लोबिन व होमोसाइनिन की आवश्यक है। कारण श्वसनीय रंजक शरीर की कोशिकाओं व ऊतकों में ऑक्सीजन पहुंचाने में सहायक होते हैं। अब नीचे दिए जो कूट हैं क्या बताइए ये सही है? ए आर दोनों सही है, आर की व्याख्या कर रहा है। ए आर दोनों सही है परंतु आर की व्याख्या नहीं कर रहा है, या फिर ए सही है आर गलत है, या फिर आर सही है ए गलत है। आप ये सभी बताइए।
तो फ्रेंड्स इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर पहला है वह गलत है, ए गलत है और आर सही है कि स्तनियों में श्वसन के लिए होमोग्लोबिन व होमोसेन की आवश्यक होती है, ये गलत है। जबकि आपका जो दूसरा है कारण वह आपका सही है। चलिए इसकी व्याख्या करते हैं। स्तनियों में श्वसन के लिए होमोग्लोबिन व होमोसाइनिन आवश्यक नहीं है, क्योंकि स्तनियों में श्वसन हेतु होमोसाइनिन की आवश्यकता नहीं होती है। श्वसीय रंजक शरीर की कोशिकाओं व ऊतकों में ऑक्सीजन पहुंचाने में सहायक होते हैं। तो देखिए आपके दोनों ही क्लियर हो गए होंगे। अगला प्रश्न है 47, निम्नलिखित में किसका उपयोग जीवाश्म की आयु निर्धारित करने में होता है? ए फास्फोरस 31 का, बी ट्राइटियम का, सी रेडियम का या फिर डी कार्बन 14 का। तो ये प्रश्न आप सभी लोगों को पता ही होगा। ऑप्शन नंबर जो आपका डी है कार्बन 14, इसके द्वारा ही जीवाश्म की आयु का पता लगाया जाता है। चलिए इसकी व्याख्या पढ़ते हैं। कार्बन 14 विधि का उपयोग जीवाश्म की आयु निर्धारित करने में होता है। इसके अतिरिक्त पोटेशियम ऑर्गन विधि का उपयोग निर्जीव पदार्थों की आयु को ज्ञात करने में होता है। अब ये देखिए ये सभी को पता है कि कार्बन 14 द्वारा जीवाश्म का पता लगाते हैं, लेकिन जो पोटेशियम ऑर्गन है यह विधि ये नया है, हो सकता है क्वेश्चन यहाँ से बने। तो पोटेशियम ऑर्गन के द्वारा निर्जीव पदार्थों की आयु का पता लगाया। अब निर्जीव पदार्थों की आयु जैसे कि कोई भी निर्जीव वस्तु होगी कि कोई भी लकड़ी का सामान हो गया तो वह निर्जीव ही तो है, तो उसका पता लगाने के लिए पोटेशियम आर्गन विधि का यूज किया जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित किरणों ए अवरक्त, पराबैंगनी, गामा और सूक्ष्म तरंगों को घटते हुए तरंग दैर्घ्य के आधार पर क्रम लगाइए। बहुत अच्छा प्रश्न है। तो यदि इस प्रश्न को आप लोग सॉल्व करेंगे तो आपको पता है कि इसमें इन्होंने घटते हुए पूछा है। तो घटते हुए मतलब ये है कि जो सबसे कम होगा जिसका वह पहले पे आएगा। तो आपका जो सूक्ष्म तरंगें होती हैं वह आपका सबसे कम में आती है, यानी कि 4 पहले आएगा। अब देखिए किसी भी ऑप्शन में आपका 4 पहले आ रहा नहीं, तो आपका जो ऑप्शन नंबर ए है वह सही हो जाता है। तो 4 पहले आएगा, उसके बाद जो है वह आपका एक अवरक्त किरणें आएंगी, फिर उसके बाद परावैंगनी आएंगी और लास्ट में आपकी गामा रेज होंगी। गामा रेज की किरणें इन सभी से तेज होती हैं, इसलिए गामा आपकी सबसे तेज में आ जाएगी। तो आपका ऑप्शन नंबर जो ए है 4, 1, 2, 3 वह बिल्कुल सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, ये देखिए इन सभी की रेंज भी लिखी हुई है, आप इनको पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न है और इस सीरीज का अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नत्रजनीय जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त होता है? अब देखिए नत्रजनीय आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा तो नाइट्रोजन इसको पढ़िए आप। ए कबक, बी मॉस, सी नील हरित शैवाल या फिर डी अनावृत बीजी। तो इसमें चारों ही ऑप्शन को जब आपने पढ़ा होगा तो इसमें एज अ नाइट्रोजन के रूप में जो है मैं आपका ऑप्शन नंबर जो सी है नील हरित शैवाल का प्रयुक्त होता है। चलिए इसकी व्याख्या पढ़ते हैं फ्रेंड्स। नील हरित शैवाल का उपयोग नत्रजनीय जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। यह प्रकाश संश्लेषण से ऊर्जा ग्रहण करके वायुमंडलीय नाइट्रोजन का भूमि में स्थिरीकरण करता है। इसे साइनोबैक्टीरिया भी कहा जाता है, जिसका उपयोग धान की फसल में किया जाता है। अब देखिए जो लाइन है इसको आप बहुत ही इंपॉर्टेंट मानिए, क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा। सबसे पहली बात तो ये धान की फसल में उपयोग किया जाता है और साइनोबैक्टीरिया जो है इसका एक और नाम भी है, और यह क्या करता है कि नाइट्रोजन का भूमि में स्थिरीकरण कर देता है। तो ये 3-4 फैक्ट जो हैं आप इनको रट लीजिए, यहाँ से प्रश्न जरूर बनता है और हो सकता है इस बार भी यहीं से प्रश्न पूछा जाए। ठीक है, अगर यदि प्रश्न या आप लोग को ये वीडियो पसंद आ रहा है फ्रेंड्स तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे इस तरह की मैं आप लोगों के लिए और भी वीडियोज़ लेकर आऊँ और लोगों तक मैं ये पहुँचाऊँ।